बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक मॉर्गेज से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मार्शलिंग सिक्योरिटीज। मार्शलिंग सिक्योरिटीज जो सेक्शन है इसका सेक्शन इज 81। पहले मार्शलिंग सिक्योरिटीज 81 से पढ़ते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इंशाल्लाह। ओके जी, सेक्शन 81 मार्शलिंग सिक्योरिटीज कहते हैं कि if the owner of two or more properties mortgages them to one person and then mortgages one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is in the absence of contract to the contrary is entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property or properties not mortgaged to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the prior mortgagee or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। देखिए, इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले या समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ताकि ये सारी बात एग्जांपल से समझ आए, फिर ये सारी बात हमें सेक्शन में समझ आ जाए। एक शख्स है ए। A has mortgaged two of his houses, house number ABC and house number XYZ, to B। A ने अपने दो घर हाउस नंबर ABC और हाउस नंबर XYZ B को mortgage किया, और इन्हीं दो घरों में से जो हाउस नंबर XYZ है, A ने C को मॉर्गेज किया। जो B है इस सिचुएशन में, B मॉर्गेजी तो है, लेकिन इस सिचुएशन में B विल बी कॉल्ड प्रायर मॉर्गेजी, और C इस सिचुएशन में कहलाएगा सबसीक्वेंट मॉर्गेजी। ये प्रायर क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टीज पहले इसको मॉर्गेज की गई, तो ये प्रायर मॉर्गेजी है अभी। सी सबसीक्वेंट मॉर्गेजी क्यों है? क्योंकि उसी में से कोई प्रॉपर्टी बाद में इसको मॉर्गेज की, तो इसलिए सी इज अ सबसीक्वेंट मॉर्गेजी। अब इस सिचुएशन में व्हाट इज मेंट बाय मार्शलिंग सिक्योरिटीज? मार्शलिंग से मुराद होती है मैनेजिंग, तरतीब देना। अब सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा इस सिचुएशन में? मार्शलिंग सिक्योरिटीज का राइट अवेलेबल है सबसीक्वेंट मॉर्गेजी के पास, यानी सिचुएशन में सी के पास, कि सबसीक्वेंट मॉर्गेजी ये क्लेम कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज नहीं की गई, पहले प्रायर मॉर्गेजी यानी बी इन दिस सिचुएशन पहले उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, पहले उस प्रॉपर्टी से प्रायर मॉर्गेजी की मॉर्गेज मनी पूरी करने की कोशिश की जाए, और अगर उस प्रॉपर्टी से प्रायर मॉर्गेजी की मॉर्गेज मनी पूरी हो जाती है, तो फिर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी सबसीक्वेंट मॉर्गेजी को मॉर्गेज की गई, अब वो प्रॉपर्टी इसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जाए। देखिए, इसको आसान अल्फाज में अगर समझें तो प्रॉपर्टी नंबर या हाउस नंबर XYZ जो है, इट हैज बीन मॉर्गेज टू बी जो प्रायर मॉर्गेजी है, और हाउस नंबर XYZ ही सबसीक्वेंट मॉर्गेजी को भी मॉर्गेज किया गया। सो दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ये। अब मार्शलिंग सिक्योरिटीज का जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स राइट टू सबसीक्वेंट मॉर्गेजी, यानी सी को ये राइट देता है, मार्शलिंग सिक्योरिटीज का प्रिंसिपल, कि सी ये क्लेम कर सकता है कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है मॉर्गेज हुई, इस प्रॉपर्टी को पहले बी के प्रायर मॉर्गेजी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ बी को मॉर्गेज की गई है,
हाउस नंबर ए बी सी है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इस हाउस को फोरक्लोजर में जाना है, सेल में जाना है, जिस भी लिहाज से इसको बेच के अगर प्राइम मॉर्गेजी के पैसे पूरे हो रहे हैं, मॉर्गेज मनी पूरी हो रही है, तो पहले इस प्रॉपर्टी को सेल करके उसकी अमाउंट रिकवर की जाए, और जो प्रॉपर्टी फिर पीछे बच जाए वो सी के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए। देखिए इसके अंदर जो मिथ है, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो इसके पीछे प्रिंसिपल या बेसिक्स हैं वो क्या है, तो बेसिक्स इसके पीछे या प्रिंसिपल ये है कि डिसअपॉइंट नोबडी, डिसअपॉइंट नन, गिव टू ईच क्रेडिटर व्हाट इज ड्यू एज फार एज पॉसिबल, कि आप किसी को ना उम्मीद ना करें, और जिस क्रेडिटर की हद तक जो चीज उसको, जो जितना पैसा उसको दिया जा सकता है उस हद तक उसकी मॉर्गेज मनी उस तक पहुंचाएं। अब अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स करके देखें, अगर पहले हाउस नंबर XYZ वो सेल के अंदर चला जाता है और बी जो है, जो प्राइम मॉर्गेजी है, पहले हाउस नंबर XYZ सेल करके उसकी अमाउंट पूरी की जाए, तो सी का हाउस नंबर ABC के ऊपर तो किसी किस्म का कोई क्लेम ही नहीं है, तो अल्टीमेटली हाउस नंबर ABC भी बी के फायदे के लिए ही यूज होगा, या अगर मॉर्गेज मनी पूरी होगी तो रिवर्स से रिवर्ट हो जाएगा एक ही तरफ। इसलिए मार्शलिंग सिक्योरिटीज का प्रिंसिपल मौजूद है कि सिक्योरिटीज को, या जो भी सिक्योरिटी किसी मॉर्गेज के अंदर अवेलेबल है, या जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाए कि हर क्रेडिटर को, हर मॉर्गेजी को जिस हद तक पॉसिबल है उसका बेनिफिट मिल सके। अब यहां पे बेनिफिट उसको मिल सकता है अगर कॉमन मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में पहले सेल की जाए, तो फिर अगर बी के पैसे पूरे हो जाते हैं तो रिमेनिंग किसके लिए है, सी के लिए है, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो उससे फायदा हासिल कर सकता है। दिस इज मार्शलिंग सिक्योरिटीज प्रिंसिपल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 81। सेक्शन 81 भी यही बात कहता है कि अगर कोई ऑनर है प्रॉपर्टीज का जिसके पास दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, और वो दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी शख्स को मॉर्गेज कर देता है, और उसके बाद उन्हीं प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी वो किसी और शख्स को मॉर्गेज कर देता है, तो जिस शख्स को उसने पहले प्रॉपर्टीज मॉर्गेज की, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्राइम मॉर्गेजी, और जिसको बाद में मॉर्गेज की, दैट पर्सन इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। तो अब जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, मार्शलिंग सिक्योरिटीज का राइट सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के पास अवेलेबल है अगेंस्ट मॉर्गेजर, और वो मॉर्गेजर के अगेंस्ट ये क्लेम कर सकता है कि मॉर्गेजर पहले उस प्रॉपर्टी को सेल में, उस प्रॉपर्टी की सेल में लेके जाए, उस प्रॉपर्टी को सेल करे जिस प्रॉपर्टी से, या जो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है बिटवीन प्राइम मॉर्गेजी एंड सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, ताकि जो प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है, अगर उस वो प्रॉपर्टी बच जाती है तो फिर उस प्रॉपर्टी का फायदा सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी जो बाद में मुल्तहिन बना उसको उसका फायदा पहुंच सके। इसी सेक्शन में से, सेक्शन 81 में से अगर ये एग्जांपल समझ आ गई है हमें, तो फिर हम इसके एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करने के साथ हमें मजीद ये सेक्शन समझ आ जाएगा। ओके जी, एसेंशियल्स जिससे बाद हमें मजीद समझ आए। एसेंशियल्स में सबसे पहले लिखेंगे जी हम or more properties are mortgaged. तो firstly, दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी भी मॉर्गेजर ने मॉर्गेज की सबसे पहले,
सेकेंडली, one of those properties are mortgage to subsequent mortgagee, यानी पहले किसी शख्स ने अपनी दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी शख्स को मॉर्गेज की, उसके बाद उन्हीं प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी उसने सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी यानी किसी नए शख्स को, किसी थर्ड पार्टी को मॉर्गेज कर दी। अब वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसी प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है, उसी के ऊपर एक नया मॉर्गेजी आ गया, इसलिए वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी कहलाएगा। अब उसको मॉर्गेज कर दीजिए। जिस शख्स ने की, he was कॉमन डेटर या कॉमन मॉर्गेजर, यानी ये दोनों प्रायर मॉर्गेजी और सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी दोनों को प्रॉपर्टीज जिस शख्स ने दी वो एक ही शख्स था जिसने दोनों के पास प्रॉपर्टीज मॉर्गेज की। ओके जी, उसके बाद ये राइट किसका है? ये राइट है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का, यानी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है और क्लेम कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टीज, मुझे भी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है और इससे पहले भी दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज, इसी में से एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, अब पहले उस प्रॉपर्टी को बेचा जाए जो प्रॉपर्टी मुझे मॉर्गेज नहीं की गई, ताकि रिमेनिंग का फायदा मेरे तक आ सके। राइट किसने एक्सरसाइज करना है? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ने एक्सरसाइज करना है। ओके, these are essentials of marshalling securities। मार्शलिंग सिक्योरिटीज, हमने कहा कि मार्शलिंग से मुराद क्या है? मार्शलिंग से मुराद है मैनेजिंग, कि सिक्योरिटीज को, जो मॉर्गेज के अंदर सिक्योरिटीज हैं, उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि हर किसी को, हर मॉर्गेजी को जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक उस मॉर्गेज के अंदर फायदा मिल सके। जो एग्जांपल का एक चार्ट मैंने इससे पहले, जो अभी रब किया इससे पहले बनाया था, उस एग्जांपल को आप हेडिंग दे के एग्जांपल के अंदर लिख सकते हैं ताकि बात ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट हो सके। पहले एसेंशियल्स को मेंशन कीजिए, उसके बाद हेडिंग देके आप वो एग्जांपल मेंशन कीजिए, उसके बाद एक हेडिंग लिखेंगे आप एसेंशियल्स के बाद, प्रिंसिपल की हेडिंग लिखेंगे। तो जो प्रिंसिपल इसके अंदर है, दैट प्रिंसिपल इज disappoint none This is the principle। प्रिंसिपल क्या है? Disappoint none, give as far as possible what is due to each mortgagee। प्रिंसिपल है कि किसी भी शख्स को नाउमीद ना करें किसी मॉर्गेज के अंदर, और जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक हर मॉर्गेजी तक उसकी मॉर्गेज मनी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिखी उसमें हमने कहा कि अगर एक सिचुएशन है, एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को भी मॉर्गेज कर दी गई, पहले शख्स के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, दूसरे शख्स के पास उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी थी, तो अब डिसअपॉइंट नन कैसे आपने उसको अप्लाई करना है कि जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है
उसका राइट सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे एग्जिस्ट कर रहा है और प्रायर मोर्गेजी का राइट एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर जब आपने कहना है कि डिसअपॉइंट नन, कि किसी को नाउम्मीद नहीं करना, हर किसी को उसका शेयर या हर क्रेडिटर को उसका जो पैसा उसने दिया किसी को उधार कीमत में वो वापस मिलना चाहिए, तो तभी वापस मिल सकता है जब पहले प्रायर मोर्गेजी के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए जो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट मोर्गेजी को मोर्गेज नहीं की गई। जब वो प्रॉपर्टी पहले आप उसको प्रायर मोर्गेजी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पीछे वो प्रॉपर्टी बच जाएगी जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट मोर्गेजी के लिए इस्तेमाल होगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। सेकेंड ईयर में ही आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इक्विटी, तो इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे बेस करता है ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्जिनिंग सिक्योरिटीज। कि इक्विटी बेसिकली व्हाट इज इक्विटी, एक मैक्सिम आपने पढ़ा होगा इक्विटी सब्जेक्ट में कि इक्विटी इज इक्वालिटी। इक्विटी किस पे किस लिहाज से काम करती है, किन बेसिस पे चलती है, मुसावात की बेसिस पे, इक्वालिटी की बेसिस पे चलती है। और इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी यही है कि जिस शख्स का जितना हक बनता है उस शख्स को उसका उतना हक दिलवाया जाए या दिया जाए। तो यहाँ पे इक्वालिटी क्या बनेगी कि जिस शख्स का जो सब्सिक्वेंट मोर्गेजी का भी मोर्गेज प्रॉपर्टी पे हक बनता है तो कोशिश की जाए अल्टीमेटली कि उसको उसका हक दिलवाया जाए। सो दिस इज द प्रिंसिपल जी, दिस इज द क्वेश्चन मार्जिनिंग सिक्योरिटीज। मार्जिनिंग सिक्योरिटीज के ऊपर कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर इसको पूछा जाता है और ये जितना मटेरियल हमने डिस्कस किया है इसकी मीनिंग लिखेंगे, अंडर सेक्शन 81 प्रिंसिपल डिस्कस कर लें, उसके एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट कर लें जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और उसके बाद ये एक दो बातें बेस्ड ऑन इक्विटी और एक एग्जांपल मेंशन कर दें, ये सफिशिएंट शॉर्ट नोट का आपके पास मटेरियल हो जाएगा इसके हवाले से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे चलेंगे एंड दैट इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का जो टॉपिक है हमारा, इट इज आल्सो रिलेटेड टू मॉर्गेज। Subrogation जी, अंडर सेक्शन 92 व्हाट इज सब्रोगेशन। फर्स्टली सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर कोई एग्जांपल एक आध लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन कहता है 92 सब्रोगेशन, any of the persons referred to in section 91 and any co-mortgager shall on redeeming property subject to the mortgage have so far as regards redemption, foreclosure or sale of such property the same rights as the mortgagee whose mortgage he redeems may have against the mortgager any other mortgagee. The right conferred by section is called the right of subrogation and a person acquiring the same is said to be subrogated to the rights of mortgagee whose mortgage he redeems. A person who has advanced to the mortgager mortgage money with which the mortgage has been redeemed shall be subrogated to the rights of the mortgagee whose mortgage has been redeemed. If the mortgager has by a registered instrument agreed that such person shall be subrogated. Nothing in this section shall be deemed to confer a right of subrogation on any person unless the mortgage in respect of which the right is claimed has been redeemed in full. Okay जी, what is subrogation? Subrogation आप एज ए टर्मिनोलॉजी अगर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ें तो इससे मुराद ये है कि किसी भी एक क्रेडिटर की जगह किसी दूसरे क्रेडिटर का आ जाना, दैट इज सब्रोगेशन। यानी किसी एक, अगर मोर्गेज के लिहाज से बात करें तो किसी एक मोर्गेजी की जगह किसी दूसरे मोर्गेजी का आ जाना, उसकी जगह रिप्लेस कर जाना किसी दूसरे का, दैट इज सब्रोगेशन। एग्जाम्पल लिखते हैं जी ताकि बात समझ आए।
ए ने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बी को, और या इसको थोड़ा चेंज कर लें, ए ने एक प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज की, ए और जी ने मिलके प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बी को, जॉइंट प्रॉपर्टी थी इनकी, दैट वाज सम हाउस जिसके अंदर ए और जी दोनों का शेयर था टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। दोनों ने मिलकर इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया बी को। अब इस सिचुएशन के अंदर सब्रोगेशन कैसे लागू होगी? अगर जी कंप्लीट अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज मनी थी इस सिचुएशन में 10 लाख रुपए, अब अगर जी टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीस पे कर देता है बी को, तो बी की हद तक प्रॉपर्टी रिडीम होगी, बी का मजीद इस सिचुएशन में कोई क्लेम बाकी नहीं रहा, लेकिन जी चला जाएगा इन द शूज ऑफ बी टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। देखें 50% यानी 10 लाख में से 5 लाख की हद तक उसने लायबिलिटी कौन सी पे की है, जो उसकी अपनी जाती लायबिलिटी है, और उसी 10 लाख में जो रिमेनिंग 50% था 5 लाख, वो अभी लायबिलिटी किसकी थी? ए की लायबिलिटी थी जो उसने खुद पे ऑफ करनी थी बी को। तो अब चूंकि ए ने वो लायबिलिटी पे नहीं की और ए के बिहाफ पे जी ने ही उसकी लायबिलिटी पे की, तो अब जी जो है उसके पास वो सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे जो पहले किसके पास मौजूद थे, बी के पास, मॉर्गेजी के पास मौजूद थे, और टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीस या रिमेनिंग 50% वो अब जी जो है वो क्लेम कर सकता है ए से। यानी अगर ए अल्टीमेटली जो को मॉर्गेजर है वो अल्टीमेटली 5 लाख रुपए फॉर इंस्टेंस अदा नहीं करता या नहीं कर पाता जी को, तो फिर जी एज ए मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करवा सकता है, फिर जी एज ए मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को सेल में लेके जा सकता है। यानी जी के पास तमाम तर इख्तियारात, को मॉर्गेजर के पास तमाम तर इख्तियारात वो आ जाएंगे जो पहले मॉर्गेजी के पास मौजूद थे। तो ये हमने बात की को मॉर्गेजर के हवाले से एक इंस्टेंस देखा। अब दूसरे इंस्टेंस पे चलते हैं जी। ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जी बी को टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, और वही प्रॉपर्टी इसने सी को मॉर्गेज कर दी टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। यानी पहले हमने बात की को मॉर्गेजर्स की, अब बात करते हैं को मॉर्गेजीज की। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर सी जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है वो बी को उसकी रिमेनिंग अमाउंट पे कर दे, यानी 10 लाख की हद तक ये मॉर्गेज थी, 5 लाख जो था वो सी ने पे किया और 5 लाख बी ने पे किया। अब इसी सिचुएशन में अगर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी या सी जो को मॉर्गेजी है वो बी को उसका 5 लाख रुपया अदा कर दे, तो सी जो है ही विल सब्रोगेट बीज राइट्स एज वेल। जितने बी के हकूक थे, जितने को मॉर्गेजी के हकूक थे, अब वो सारे के सारे हकूक भी किसको मिल जाएंगे? इस को मॉर्गेजी को जिसने उसकी लायबिलिटी पे ऑफ की है। यानी अब जो मॉर्गेजर है वो कल को ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सी को तो सिर्फ जी 5 लाख की हद तक पाबंद हूं, बाकी 5 लाख तो मैंने बी को देना था, वो मेरा और इसका मामला है, मेरा और बी का मामला है, मेरा और सी का मामला ही नहीं है। ये क्लेम इस मॉर्गेजर का ए का वैलिड क्लेम नहीं होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी थी बी की हद तक वो लायबिलिटी इस मॉर्गेजी ने पे ऑफ की है, और उसके तमाम तर राइट्स अब ये जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी या को मॉर्गेजी है सी, ये सारे के सारे वो राइट्स अब एक्सरसाइज कर सकता है। और इन सारे राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए एक तो उसके पास अपने राइट्स थे टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीस, और दूसरा उसके पास अब उसको मॉर्गेजी के भी राइट्स आ गए क्योंकि इसने उसकी अमाउंट मॉर्गेज मनी पे ऑफ कर दिया। तो दिस इज द सेक्शन जी, सेक्शन 92 जो हमने डिस्कस किया।
तो इसके ऊपर स्केच वाइज चलते हैं। अब अगर बात समझ आ गई है तो हमें आगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसको एज ए टॉपिक अटेम्प्ट करते हुए। सबसे पहले जी सब्रोगेशन का मीनिंग। सब्रोगेशन मींस सब्स्टिट्यूशन। किसी एक चीज की जगह, किसी एक शख्स की जगह किसी दूसरे शख्स का आ जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना, दैट इज सब्रोगेशन। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल। तो सब्रोगेशन का जो प्रिंसिपल है दैट इज substitution of one creditor in place of another। एक क्रेडिटर की जगह दूसरे क्रेडिटर का आ जाना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। यानी जो डेटर है, जो मोर्गेजर है, उसकी लायबिलिटी पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात इसमें समझने की जरूरत है। डेटर की लायबिलिटी, मोर्गेजर की लायबिलिटी अपनी जगह एग्जिस्ट करती रहेगी। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि पहले अगर वो मेरे सामने लायबल था क्योंकि मैं उसका क्रेडिटर था, मैं उसका मोर्गेजी था, तो अब मेरी जगह वो किसी और के सामने लायबल हो जाएगा क्योंकि वो शख्स मुझे सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो शख्स मेरी जगह आ जाएगा क्योंकि उसने मेरी अमाउंट मुझे पे ऑफ कर दिया। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट हम इसके एसेंशियल्स पे चलते हैं जी। एसेंशियल्स में सबसे पहले जी रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे कोई किसी की लायबिलिटी पे ऑफ कर देता है, यानी अगर एक मोर्गेजर है वो मोर्गेजी की लायबिलिटी पे ऑफ कर देता है, इट इज सेड टू बी रिडीम। उसने उसका पैसा वापस कर दिया, अब अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। यहाँ पे क्या मुराद है रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी से कि कोई भी शख्स किसी दूसरे की लायबिलिटी पे ऑफ कर देता है, यानी जो भी एक शख्स को मोर्गेजर है उसने अपने दूसरे मोर्गेजर की लायबिलिटी अगर पे ऑफ कर दी तो उसकी हद तक उसने उसको रिडीम करवा लिया। अब वो उसके शूज में चला जाएगा और मजीद क्लेम वो उसके बिहाफ पे कर सकता है अगेंस्ट को मोर्गेजर। नेक्स्ट इज ये रिडेम्पशन कौन करेगा? बाय एनी co-mortgager और इंटरेस्टेड पर्सन। यानी वो पेमेंट कौन करेगा? रिडेम्पशन से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो जी, रिडीम कैसे हो रही है, अभी तो वो चल रही है मॉर्गेज। तो रिडेम्पशन छोड़े, आप सिंपल बात याद रखें, पेमेंट की किसी एक शख्स ने दूसरे की लायबिलिटी पे कर दी, और वो किसने पे की? को मोर्गेजर ने पे की। यानी दो मोर्गेजर्स थे, उसमें से एक ने दूसरे मोर्गेजर की भी लायबिलिटी पे कर दी। ये एग्जांपल जो भी थोड़ी देर पहले हमने अभी की थी, 50% लायबिलिटीज की थी, 50% लायबिलिटी बी की थी। बी ने ए की भी 50% लायबिलिटी पे कर दी, तो फिर ये रिडीम कर जाएगा। इसके पास जितने राइट्स थे वो सारे के सारे बी के पास आ जाएंगे, और बी ये राइट्स अगेंस्ट ए टू द एक्सटेंट ऑफ 50% एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज acquires the rights of mortgagee। अब जब वो उसकी लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा तो उसके बाद, यानी वो मोर्गेजर हो चाहे इंटरेस्टेड पर्सन हो, कोई भी हो, जब वो उसकी लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा तो जितने भी उस शख्स के, उस मोर्गेजी के राइट्स थे, इस सिचुएशन में देखिए ना, इस सी के पास बीइंग मोर्गेजी राइट्स थे या नहीं थे? सी के पास राइट था, सी के पास राइट था रिकवरी का सूट फाइल करने का, इस सी के पास राइट था फोरक्लोजर में प्रॉपर्टी लेके जाने का, इस सी के पास राइट था उस प्रॉपर्टी को सेल करने का।
अब ये सारे के सारे जो इस मोर्गेजी के राइट्स थे टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, 50% की हद तक। क्यों? क्योंकि 50% इसने अपनी लायबिलिटी पे की है और 50% इसने को-मोर्गेजर की पे की है, और टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इसके पास ये सारे राइट्स आ जाएंगे। यानी ये को-मोर्गेजर he will substitute in the shoes of मोर्गेजी। जो मोर्गेजी के शूज, यानी जो पहले सी ने शूज पहने थे और वो एज मोर्गेजी एक्ट कर रहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे ले सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे सामने पाबंद है, मैं इसको जब्त करवा सकता हूँ अदालत से, मैं इसको बेच सकता हूँ। अब ये सारे की सारी बातें भी कर सकता है, ये सारे के सारे इख्तियार भी होने चाहिए। And last essential is against the mortgagor। ये राइट्स जो मिलेंगे, ये राइट्स मिलेंगे किसके अगेंस्ट? ये राइट्स उस मोर्गेजी को मिलेंगे अगेंस्ट दी मोर्गेजर। यानी इसी सिचुएशन में वापस देखें, को मोर्गेजर थे दोनों, अब बी जो है इसने लायबिलिटी पे कर दी, सी की हद तक जितने राइट्स थे बी को मिल गए, और किसके अगेंस्ट मिले? इस ए के अगेंस्ट मिले, हु इज को-मोर्गेजर टू बी। अब ये सारे राइट्स वो ए के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। ये जी इसके एसेंशियल्स थे। सब्रोगेशन के नेक्स्ट इसकी काइंड्स डिस्कस कर लेते हैं। दो ही बेसिक काइंड्स हैं सब्रोगेशन की। एक को कहते हैं लीगल सब्रोगेशन, दूसरे को कहते हैं कन्वेंशनल। लीगल सब्रोगेशन से क्या मुराद है? लीगल सब्रोगेशन से मुराद वो सब्रोगेशन है कि जहां पे कानून की तरफ से कोई पाबंदी लगा दी गई, या जहां पे किसी भी पार्टी की लीगली उसके ऊपर कोई बाइंडिंग आ गई, किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रही। तो लीगल सब्रोगेशन अगर उसके ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग है, पाबंदी है, और वो किसी दूसरे के बिहाफ पे उसकी लायबिलिटी पे करता है, तो भी उस शख्स का राइट एग्जिस्ट करता रहता है अगेंस्ट द पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसने पे की। इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि एक बात आप लोगों ने जहां पढ़ी है वहीं से याद आए। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड विदाउट एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप पढ़ के आए फर्स्ट ईयर के अंदर कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी कि जहां पे किसी शख्स की लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी उस शख्स ने पूरी नहीं की, उसके बिहाफ पे किसी दूसरे शख्स ने जिसको जरूरत थी उसने वो लायबिलिटी पूरी कर दी। तो अब जब वो लायबिलिटी वो पूरी करेगा तो वो अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है जिस शख्स की लायबिलिटी थी उससे। एग्जाम्पल भी उसकी आपने पढ़ी है, वो लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर एक शख्स के घर में, वो किसी घर में रेंट आउट का कोई रेंट आउट पे कोई घर लेता है, वहां पे जाता है और वहां पे अगले ही दिन जो बिजली का मीटर है वो डिस्कनेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज आ जाती हैं। अब लायबिलिटी उसकी नहीं है वो पे करना, वो जो उसके ऊपर जो भी बिल है वो लायबिलिटी उस शख्स की नहीं है पे करना। वो लायबिलिटी किसकी है पे करना? जो शख्स ने जिसने वो बिजली इस्तेमाल की, वो रियल ओनर हो सकता है जो भी इसका टेनेंट है। अब ये शख्स जो सब्सिक्वेंट टेनेंट है वहां पे, वो उसका वो जो बिल है वो पे ऑफ कर देता है ताकि उसके पास जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो चलती रहे। तो अब वो पे ऑफ करने के बाद इसका राइट एक्रू हो जाएगा अगेंस्ट दी रियल पर्सन या रियल लायबल पर्सन के उससे वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। ये भी वही बात है कि जहां पे लीगली बाइंडिंग आ गई, कानून की वजह से किसी शख्स ने कोई पेमेंट कर दी, सब्रोगेट कर दिया कोई शख्स किसी की शूज के अंदर, तो फिर अब वो रिकवरी करने का हकदार रहेगा।
दूसरी बात है जी कन्वेंशनल सब्रोगेशन। कन्वेंशनल सब्रोगेशन से मुराद है जहां पे कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, कन्वेंशनल तरीके से, किसी एग्रीमेंट के जरिए से, बाहमी रजामंदी से कोई शख्स किसी दूसरे की लायबिलिटी को पे ऑफ कर देता है। तो जब वो उस लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा तो उसके बाद वो उससे फिर अपनी वो अमाउंट या वो पैसा या वो जो भी चीज है उसको रिकवर करने का हक रखता है। So these are two kinds of subrogation. One is legal subrogation and other is conventional subrogation. Next is जो हेडिंग नेक्स्ट आप लिखेंगे वो है subsequent mortgagee redeeming prior mortgage। सब्सिक्वेंट मोर्गेजी अभी मैंने आपको डिटेल से पिछले उसमें मार्शलिंग सिक्योरिटीज पे बात समझाई है। प्रायर मोर्गेज क्या है, सब्सिक्वेंट मोर्गेज क्या है। प्रायर मोर्गेज वो है जो पहले की गई और उसी प्रॉपर्टी पे अगर दूसरी मोर्गेज की गई तो देन दैट इज सब्सिक्वेंट मोर्गेज। अब अगर कोई शख्स सब्सिक्वेंट मोर्गेजी है तो बीइंग सब्सिक्वेंट मोर्गेजी अगर वो प्रायर मोर्गेजी की लायबिलिटी उसको दे देता है तो प्रायर मोर्गेजी के पास भी जितने राइट्स थे वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट मोर्गेजी के पास आ जाएंगे। एग्जांपल मिटाता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो और एक नई एग्जांपल लिखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ए ने एक प्रॉपर्टी मोर्गेज की बी को और वही प्रॉपर्टी उसने मोर्गेज कर दी सी को। अब इस सिचुएशन के अंदर इसके पास वो प्रॉपर्टी की 50% की हद तक मोर्गेज थी और इसके पास भी 50% की हद तक मोर्गेज थी। ये प्रायर मोर्गेजी है, ये सब्सिक्वेंट मोर्गेजी है, इसको बाद में मोर्गेज की गई। सी जो है वो प्रायर मोर्गेज या मोर्गेजी की 50% की लायबिलिटी खुद से पे कर देता है। इसने इसकी लायबिलिटी 50% की क्लियर कर दी। बी का क्लेम इसके अंदर खत्म हो गया। सब्सिक्वेंट मोर्गेजी के पास 50% का राइट मौजूद था जो वो राइट्स एक्सरसाइज कर सकता था अगेंस्ट मोर्गेजर या अगेंस्ट ए। अब उसके साथ साथ इस सब्सिक्वेंट मोर्गेजी के पास जिसकी लायबिलिटी इसने पे की उसके भी तमाम तर राइट्स इसके पास आ जाएंगे। यानी अब सी का जो राइट क्रिएट हो जाएगा अगेंस्ट ए दैट विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीट 100% ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर 50-50 के लिहाज से प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई थी तो ये सब्सिक्वेंट मोर्गेजी के हवाले से ये प्रिंसिपल मौजूद है। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग आपने करनी है दैट इज liability paid by third person। liability paid by third person कि अब अगर कोई आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही वो को मोर्गेजर है ना ही वो सब्सिक्वेंट मोर्गेजी है, यानी उसका किसी तरह से कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोर्गेज से, तो इस सिचुएशन यानी दैट पर्सन विल बी कॉल्ड थर्ड पर्सन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन आके लायबिलिटी पे करना चाहे किसी को मोर्गेजर की या किसी मोर्गेजर की, तो क्या उसके पास राइट्स ऑफ मोर्गेजी आ जाएंगे या नहीं आएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। एग्जांपल रखते हैं, ए ने प्रॉपर्टी मोर्गेज की बी को, सी एक शख्स है जो आके कहता है कि जो 10 लाख रुपए तुमने बी के अदा करने हैं इस प्लॉट के लिए, मैं ये 10 लाख रुपए बी को खुद अदा कर देता हूं, मैं उसको पेमेंट कर देता हूं, लेकिन जो प्रॉपर्टी जो प्लॉट तुमने बी के पास मोर्गेज किया था अब वो प्लॉट मेरे पास मोर्गेज हो जाएगा।
तो इस सिचुएशन के अंदर सी चूंकि he is a third party, third person, original contract of mortgage या इस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये फॉल नहीं करता। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर सी आके ऐसी कोई भी ऑफर देता है इनको, तो फिर सी के पास बी के राइट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आ सकते हैं, या मोर्गेजी के राइट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आ सकते हैं अगर ए या मोर्गेजर इस हवाले से कंसेंट दे। अगर मोर्गेजर इस हवाले से कंसेंट नहीं देता और ये जो थर्ड पर्सन है ये बी की लायबिलिटी भी पे कर देता है और जिसके पास कंसेंट भी नहीं आएगी, तो फिर इसके पास वो बी के, वो मोर्गेजी के राइट्स नहीं आएंगे मोर्गेज प्रॉपर्टी की हद तक। लेकिन अगर कंसेंट दे देता है मोर्गेजर, वो कहता है कि आप उसकी लायबिलिटी पे ऑफ कर दें और उसके पास जितने हकूक थे इस प्रॉपर्टी के हवाले से वो सारे के सारे हकूक या विद सम ट्विस्ट मैं आपको उसमें से ये हक दे देता हूं और ये नहीं देता, वो उनका म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेता है मॉर्गेजर उस थर्ड पर्सन के साथ कंसेंट दे देता है और फिर वो थर्ड पर्सन उस मॉर्गेजी की लायबिलिटी को पे ऑफ करता है, तो उसके बाद जो भी उस मॉर्गेजी के राइट्स थे वो सारे के सारे राइट्स इस थर्ड पर्सन को मिल जाएंगे। ये लास्ट हेडिंग है आपकी लायबिलिटी पेड बाय थर्ड पर्सन के अंदर, जो आपने सब्रोगेशन के टॉपिक में मेंशन करनी है जी। ओके जी, ये दो टॉपिक्स आपके आते हैं ज्यादातर शॉर्ट नोट्स के हवाले से, चाहे मार्शलिंग सिक्योरिटीज हो चाहे सब्रोगेशन हो। थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद क्रैम कीजिएगा। डायरेक्टली क्रैम करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो शायद उस तरीके से पेपर में आप अटेम्प्ट ना कर सकें। एक दफा एक रीकैप दोनों टॉपिक्स के हवाले से कि मार्शलिंग सिक्योरिटीज, इससे पहले हमने किया मार्शलिंग सिक्योरिटीज में हमने कहा कि मार्शलिंग सिक्योरिटीज राइट है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का, कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी जिसको बाद में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई जो पहले से किसी के पास मॉर्गेज थी, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ये क्लेम कर सकता है कि अगर प्रायर मॉर्गेजी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हैं, तो फिर जो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को भी मॉर्गेज की गई है उस प्रॉपर्टी को बाद में प्रायर मॉर्गेजी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का अगर कोई बेनिफिट हासिल हो सकता है, अगर प्रायर मॉर्गेजी की पेमेंट हो सकती है किसी दूसरी प्रॉपर्टी से, तो फिर ये प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जाए। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग सिक्योरिटीज। दूसरा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल जो सब्रोगेशन में हमने पढ़ा, हमने कहा सब्रोगेशन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्रोगेशन क्या है? जहां पे एक शख्स किसी दूसरे शख्स के राइट्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है, जहां एक को मॉर्गेजर किसी मॉर्गेजी के शूज में चला जाता है, अगर वो को मॉर्गेजर उस मॉर्गेजी की लायबिलिटी पे कर दे तो, और जो दूसरा उसके साथ कोई को मॉर्गेजर है उसने लायबिलिटी पे नहीं की, इसको मॉर्गेजर ने कंप्लीट लायबिलिटी पे कर दी, तो ये को मॉर्गेजर अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अदर मॉर्गेजर मॉर्गेजी के राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी, उसके एसेंशियल्स पर डिस्कस किया, काइंड्स पढ़ी, लीगल और कन्वेंशनल दो काइंड्स हैं सब्रोगेशन की। उसके अलावा हमने डिस्कस किया थी कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी अगर लायबिलिटी पे करता है तो क्या सिचुएशन होगी। तो ये हमारा आज के टॉपिक्स थे जी, शॉर्ट नोट्स थे दो हमारे, सब्रोगेशन और मार्शलिंग सिक्योरिटीज। यहाँ पे हमारा जो मॉर्गेज से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। यानी मॉर्गेज से रिलेटेड हमने पढ़ा मॉर्गेज, उसकी काइंड्स पढ़ी, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन पढ़ा, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी हमने डिस्कस किए। उसके अलावा हमने डिस्कस किया जी रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, और आज हमने इसके साथ डिस्कस किया मार्शलिंग सिक्योरिटीज एंड सब्रोगेशन। तो यहाँ पे हमारा मॉर्गेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे कुछ चंद टॉपिक्स हैं, 2 या 3 टॉपिक्स हमारे मेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रह जाते हैं।
वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू लैंड एक्विजिशन एक्ट इंशाल्लाह। एक चीज़ लास्टली कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स आप सिटी लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसको विजिट करके अपने ईयर या प्रोग्राम को क्लिक करके सब्जेक्ट पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, और इसके हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज सकते हैं। वी आर अवेलेबल टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।